गुड इवनिंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर अकेडमी स्टूडेंट नावली। आज हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि टाइम टू टाइम विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है एक भिन्न के अंश में 300% की बढ़ोतरी की जाती है। एक भिन्न के अंश में 300% की बढ़ोतरी की जाती है तथा हर में 100% की बढ़ोतरी की जाती है। अंश में 300% की बढ़ोतरी और हर में 100% की बढ़ोतरी की जाती है तो परिणामी भिन्न 1 से 11/19 प्राप्त होता है। तो परिणामी भिन्न 1 से 11/19 प्राप्त होता है। तो बताइए मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अभी मैं इसको स्टार्टिंग में आप लोगों को बता देता हूं, भिन्न की बात कर रहा है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। ठीक है, कहता है भिन्न के अंश में। अब देखो बच्चों, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको अंश कहा जाता है और जो नीचे का पोर्शन है इसको हर कहा जाता है। ठीक है, ऊपर जो संख्या लिखी होगी उसे अंश कहा जाएगा, नीचे जो लिखी होगी उसे हर कहा जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि अंश में 300% की बढ़ोतरी की गई, अंश में 300% की बढ़ोतरी की गई तथा हर में 200%, हर में 100% की बढ़ोतरी की जाती है तथा हर में 100% की बढ़ोतरी की जाती है। तत्पश्चात परिणामी भिन्न 1 से 11/19 प्राप्त होता है। तत्पश्चात परिणामी भिन्न 1 से 11/19 प्राप्त होता है। तो बताइए मूल भिन्न क्या है? ठीक है, मूल भिन्न आपसे पूछा गया कि बताइए वास्तव में फ्रैक्शन, जो मेन फ्रैक्शन था वो क्या था, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, अभी देखिए फ्रैक्शन की बात कर रहा है। फ्रैक्शन के केस में मूल संख्या हम लोग 1 लेके चलते हैं और जहां परसेंटेज की बात होती है उस केस में मूल संख्या 100 लेके चला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, फ्रैक्शन भी है और हमारा भिन्न भी है, फ्रैक्शन भी है और हमारा परसेंटेज भी है। ठीक है, तो हम लोग ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों ही हिसाब से हमारे रूल को टैली करती हो। ठीक है, हम कहते हैं भाई एक फ्रैक्शन ऐसा था जिसका अंश भी 100 था और हर भी 100 था। ठीक है, अभी देखिए जब हमने अंश भी 100 माना है और हर भी 100 माना है तो किस लिए माना है? क्योंकि क्वेश्चन हमारा परसेंटेज में है। ठीक है, बट फ्रैक्शन में क्योंकि मूल संख्या 1 आती है तो जब इसको काटते हैं आप तो 1/1 आता है, 1 को 1 से भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। तो जब फ्रैक्शन की बात की जा रही है तो 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और जब परसेंटेज की बात की जा रही है तो हम 100 लेके चलते हैं। तो दोनों ही चीजें हम लोगों ने टैली करके देख ली, दोनों ही चीजें समान है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहता है एक भिन्न के अंश में 300% की बढ़ोतरी की जाती है। ठीक है, अब देखो अंश में 300% की बढ़ोतरी की जाती है। जो अंश 100 था जब 300% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 400 हो जाएगा। और हर में 100% की बढ़ोतरी की जाती है तो 100 में 100 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और काटने में हमें बच्चों क्या प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। ठीक है, एक भिन्न के अंश में 300% की बढ़ोतरी की जाती है तथा हर में 100% की बढ़ोतरी की जाती है। तत्पश्चात परिणामी भिन्न हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? 400/200। जब काटा हमें तो 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग 2 आया और वो कहता है क्वेश्चन में क्या परिणामी भिन्न प्राप्त होता है? 1 से 11/19। तो ये दोनों चीजें समान बताई गई हैं। ठीक है, तब दोनों चीजें समान बताई गई हैं, इसको हम लोग टैली कर लेते हैं। 1 से 11/19, 2 बराबर है 1 से 11/19 के। अब देखो ये फ्रैक्शन में है तो इसको पहले तोड़ लेते हैं। 9 एकम 9, ये था हमारा 1 से 11/19, 19 से कम 19, 20 और 1 30, 30/19 आ रहा। क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो इसको भी आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया 2/1 में। इधर जाके बच्चों ये क्या होगा? ये पलटी मार जाएगा। ठीक है, जो फ्रैक्शन यहां पे 2/1 है वो यहां जाके 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है, 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब तो देखो इसको काट देते हैं हम लोग। ये कितने में गया? 15। तो 15/19 विल बी आवर फ्रैक्शन। ठीक है, मूल भिन्न हमारा क्या था? 15/19। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग टैली करेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूं, जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक बार समझ लीजिए, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत आई है तो। ठीक है, अगर आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो आप इसमें एक ऑप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग स्पीड को कम कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको स्पीड कम लगती है तो इसको बढ़ा लेना, स्पीड को ज्यादा कर देना। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। कहता 2300 और 3500 को 2300 2300 और 3500 3500 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए, किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग किया जाए, विभाजित किया जाए कि क्रमशः
32 और 56 शेष बचे, क्रमशः 32 और 56 शेष बचे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है, 2300 में से 2300 को जब किसी संख्या से भाग करते हैं, फ्रैक्शन से किसी भी संख्या से भाग करते हैं, तो हमारे पास शेष क्या बचता है, 32 प्राप्त। क्रमशः कह रहे ना कि अगर 2300 को भाग करोगे उस संख्या से तो 32 शेष बचेगा। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा, 32 शेष बचेगा। इसका मतलब अगर 32 हम लोग घटा देते हैं तो एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो कि उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः डिवाइडेड होगी। इसी तरह कहता है 3500 को जब उस संख्या से भाग किया जाता है तो एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है, रह जाती है, शेष बचती है, जो कि 56 है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कहता है किसी भी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जब उस संख्या से 2300 को भाग किया जाता है तो 32 शेष बचता है, और 3500 को भाग किया जाता है तो 56 शेष बचता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि भाई जब भी भाग किया जाता है तो हमारे पास 32 शेष बचता है, क्यों ना 32 को पहले उसमें से माइनस कर लिया है, ताकि एक ऐसी पूर्ण संख्या प्राप्त हो जो कि x से यानी उस संख्या से पूर्णतः डिवाइडेड हो। और 3500 में से 56 घटा लेते हैं तो एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो कि उस संख्या से पूर्णतः डिवाइडेड होगी। ठीक है, तो 2300 में से बच्चों हम लोग 32 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 2300 32 हमने माइनस किया तो रिमेनिंग क्या बचता है बच्चों, हमारे पास 2268 प्राप्त होता है। ठीक है, और यहां पे देखते हैं 3500 में से हम लोग 56 घटा लेते हैं तो हमारे पास क्या शेष बचता है बच्चों। ठीक है, 3444 प्राप्त होता है। ठीक है, 3444 प्राप्त हो रहा है। और अभी क्या कहता है कि इनको जो भी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि दोनों को डिवाइडेड करे, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाता है। इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना, और वो किससे प्राप्त करेंगे हम लोग, भाग विधि से प्राप्त करेंगे। ठीक है, भाग विधि क्या होती है, बड़ी संख्या को अंदर रख लिया जाता है और छोटी संख्या से भाग करके देखा जाता है, इस तरह से किया जाता है। समझ रहे बात। ठीक है, अभी दो इसमें एक बार भाग वाले केस में मैं बता देता हूं, कहीं और आपके काम आएगा। जिसे भाग किया जाता है उसे कहते हैं भाज्य, जो भाग करता है वो था भाजक, और जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे कहते हैं भागफल, और जो बच जाता है उसे कहते हैं शेषफल। ठीक है, चलिए हम लोग इस पे करते हैं। हम लोग 2268 से पहले हम लोगों ने इसको भाग करा, रिमेनिंग क्या बचता है बच्चों, हमारे पास 1176 शेष बचता है। अब क्या होता है, इसको जो भाजक है हमारा उसको हम लोग भागफल बना लेते हैं, सॉरी भाज्य बना लेते हैं। 1176 आया, माइनस करते हैं बच्चों हम लोग, 1092 आया, देन इसको भाज्य बना लिया 1092, रिमेनिंग क्या बच्चा बच्चों 84 बचा। ठीक है, 1094। अब कितने पे जाता है ये, पहले 84 कर लेते हैं हम लोग, 522। ठीक है, अब ये जाता है बच्चों 3 पे, 253। ठीक है, अब देखो जो भाजक लास्ट में इसको पूरी तरह डिवाइडेड कर देता है वो हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो 84 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को जब भाग करेगी, अगर 2300 को भाग करेगी तो 32 शेष बचेगा, और 3500 को भाग करेगी तो 56 शेष बचेगा। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इनका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, तो वो भाग भी चीजें करेंगे तो काफी इजीली आपका होता चला जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मैं जब तक इसको मिटा रहा हूं साथ साथ क्वेश्चन आपको बोल देता हूं ताकि आप लोगों का टाइम खराब ना हो। कहता है 6 सदस्यों वाला एक परिवार, 6 सदस्यों वाला एक परिवार जिसकी औसतन आयु 22 वर्ष है। 6 सदस्यों वाला एक परिवार है, एक फैमिली है जिसमें 6 मेंबर है, जिनकी औसतन आयु क्या है बच्चों 22 वर्ष है। ठीक है, 6 सदस्यों वाला एक परिवार जिनकी औसतन आयु 22 वर्ष है। यदि इनमें सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो, यदि इनमें सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो, तो बताइए जब इस सदस्य का जन्म हुआ था उस समय परिवार के अन्य सदस्यों की औसतन आयु क्या थी। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। कहता है 6 सदस्यों वाला एक परिवार है जिसकी औसतन आयु 22 वर्ष है, परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है। तो बताइए जिस समय इस सदस्य का जन्म हुआ था उस समय
परिवार के अन्य सदस्यों की औसतन आयु क्या थी। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए हम लोग करना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको मैं दो तरह से बताऊंगा। देखिए, परिवार में 6 सदस्य हैं जिनकी औसतन आयु 22 वर्ष है, तो टोटल कितना हो जाता है यह हमें फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, कितना होता है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 हमें प्राप्त हुआ। इस समय इसका मतलब परिवार के जो सभी सदस्य हैं उनकी कुल आयु कितनी है 132 वर्ष। 6 सदस्यों का औसतन आयु 22 वर्ष थी। ठीक है, और टोटल कितना हमने फाइंड आउट किया 132 वर्ष। ठीक है, तो अब मैं इनको नाम दे देता हूं A B C D E और F। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 सदस्य हैं, औसतन आयु इनकी बताई जा रही है 22 वर्ष, और टोटल कितना बताया है जो हम लोगों ने निकाला है, ये निकला बच्चों 132 वर्ष। क्या आया है 132 वर्ष हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हम कहते हैं सबसे छोटा सदस्य जो है F है, और जिसकी आयु कितनी है 7 वर्ष है। हम क्या करते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस इसकी आयु 7 ईयर लिख लेते हैं। ये किसके बराबर है 132 वर्ष के बराबर है। अगर हम लोग 7 वर्ष इसमें माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो परिवार के अन्य सदस्यों की कुल आयु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, हम लोग यहां ले जाते हैं 132 में से 7 माइनस कर देते हैं, तो बच्चों क्या प्राप्त होता है 125। ये किसकी आयु है A से E तक के 5 सदस्यों की आयु है। A से E तक के 5 सदस्यों की वर्तमान आयु है। ठीक है, अब वो क्या कहता है इस सदस्य का जन्म हुआ था आज से 7 वर्ष पहले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 7 वर्ष पहले की औसतन आयु इनकी प्राप्त करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं भाई इस समय की इनकी औसत आयु प्राप्त करते हैं। 5 सदस्यों की कुल आयु है 125 वर्ष, तो इनकी औसतन वर्तमान आयु क्या होगी 5 दूनी 10 5 बचा 25। इस समय इनकी औसतन आयु जो है बच्चों 25 वर्ष है। ठीक है, औसतन आयु 25 वर्ष है, इसका मतलब 7 साल पहले इनकी औसत आयु क्या रही होगी 7 साल माइनस कर देते हैं बच्चों, उस समय इनकी औसतन आयु क्या रही होगी 18 वर्ष। यह हमारा तरीका है। आई बात समझ में? इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चंस करने। ठीक है, दूसरा तरीका, इसको हम लोग हटा दें। ये 3-4 तरीके के क्वेश्चन हो जाएगा। एक तो ये लेंथी प्रोसेस हो गया। ठीक है, एक और बता देता हूं मैं किस तरह से करना आप लोगों ने, इसको हटा दें। अभी देखिए, कहता है ABCDEF की कुल आयु कितनी बताई गई है 132 वर्ष। हम लोगों ने फाइंड आउट करा, उन्होंने बताया था औसतन आयु 22 वर्ष है, तो टोटल कितना हो गया 132 वर्ष। ठीक है, अब वो कहता है आज से 7 साल पहले इस बच्चे का जन्म हुआ था। ठीक है, आज वर्तमान में 7 साल आयु है, इसका मतलब 7 वर्ष पहले बच्चे का जन्म हुआ था। इसका मतलब 7-7 साल आयु सबकी उस समय अगर उस समय के टाइम में हम लोग जाएंगे तो 7-7 साल सबके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितना कम हो जाएगा 6 सदस्यों का 7 के हिसाब से 6 7 42 वर्ष कम हो जाएगा। तो उस समय कितनी आयु रही होगी 90 वर्ष रही होगी। ठीक है, और उस समय सदस्य कितने थे भाई, F तो उस समय पैदा हुआ था। ठीक है, उसकी आयु 0 थी और उसको हमने शामिल भी नहीं करना, तो रिमेनिंग 6 में से एक सदस्य निकाल दिया, तो सदस्य रह जाते हैं 5 मेंबर्स। 5 सदस्यों की कुल आयु जो बताई गई है 90 वर्ष हमने फाइंड आउट किया, तो इसका मतलब उनकी औसतन आयु क्या रही होगी 18 90 होता है। ठीक है, तो 18 वर्ष हमारा आंसर आया था। तो यह आपका दूसरा प्रोसेस था। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा तरीका। ठीक है, यहां क्वेश्चन आप देखते रहे, जो आपको इजी वे दिखाई दे उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन को करते जाएं। अभी देखिए एक नया तरीका लेते कि चलते हम लोग A B C D और E देन F। ठीक है, 6 सदस्य हैं। अब वो कहता है इनकी जो औसतन आयु है 22 वर्ष है बच्चों। आई समझ में? औसतन आयु 22 वर्ष है। देखिए औसत का मतलब क्या है, सब समान है। ठीक है, सोशलिज्म है। अब इसका मतलब अर्थ क्या है कि 22 वर्ष 22 वर्ष 22 वर्ष सबकी आयु इस समय 22 वर्ष है। औसत का मतलब तो यही है, सारे समान है। ठीक है, अभी देखिए औसतन आयु 22 वर्ष है, इसका मतलब सबकी 22 है। बट वो कहता है भाई इनमें जो सबसे छोटा सदस्य, हम ये मान के चलते हैं F सबसे छोटा है, इसकी वास्तविक आयु क्या बताइए 7 वर्ष बताइए, 7 वर्ष। अब देखो वास्तव में तो इसके पास 7 वर्ष है। ठीक है, बट जब ग्रुप में शामिल होता है तो इसके पास कितना रहता है 22 वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो इसको कितने का बेनिफिट हो रहा है 15 वर्ष का बच्चों बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, ये 15 वर्ष वास्तव में किसके हैं, इन 5 सदस्यों के हैं। आई बात समझ में? ये 15 वर्ष किसके हैं, इन 5 सदस्यों के हैं। इनको ये 15 वर्ष दे दिए जाते हैं। 5 सदस्यों के टोटल 15 वर्ष है, तो प्रत्येक का कितना है
3 वर्ष। भाई 3-3 वर्ष मिलकर 15 वर्ष हुए और वो इसको दे दिया, जिसकी वजह से इसकी आयु 7 से 22 वर्ष हो गई। तो ये 3-3 साल इनको दे देते हैं। इसका मतलब ये जो ग्रुप है इसकी औसतन आयु टोटल कितनी है? 25 वर्ष। ये वाला तरीका सीखेंगे तो जल्दी होगा आंसर। वर्तमान में इनकी आयु 25 वर्ष है, तो आज से 7 साल पहले की बात करता है, ठीक है, जिस समय इस सदस्य का जन्म हुआ था तो परिवार के अन्य सदस्य की आयु क्या थी? इसका मतलब उस समय 7 साल कम थी, तो बच्चों उस समय थी 18 वर्ष। ये वाला प्रोसेस आपने अपनाना है कंपटीशन को पास करने के लिए, यदि आप पास होना चाहते हैं तो। क्योंकि दूसरा प्रोसेस था, जो 2 पहले प्रोसेस बताए गए, उसमें कैलकुलेशन के में मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। जमा घटा गुणा भाग वहां पे कहीं पे भी गलती हो गई तो आपके आंसर टैली होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बच्चों में एक बार दूसरा क्वेश्चन कराता हूं ताकि आप लोग करके देखें, क्योंकि जब तक आप खेलेंगे नहीं क्वेश्चन पर, जब तक आपके आंसर नहीं निकलेंगे। क्लियर है? इसी क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा टैली कर रहा हूं आप लोगों के लिए। कहता है एक परिवार में 7 मेंबर है। एक परिवार में देयर आर 7 मेंबर्स इन ए फैमिली। 7 मेंबर एक परिवार में, जिनकी औसतन आयु 30 वर्ष है। जिनकी औसतन आयु 30 वर्ष है। कहता परिवार में जो सबसे छोटा सदस्य है, परिवार में जो सबसे छोटा सदस्य है उसकी आयु 6 वर्ष है। उसकी आयु 6 वर्ष है। तो बताइए, जब इस सदस्य का, सबसे छोटे सदस्य का जन्म हुआ, उस समय परिवार के अन्य सदस्यों की औसतन आयु क्या थी? ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग करना शुरू करें, और जब भी आप YouTube पर किसी की वीडियो देखते हैं, किसी भी फैकल्टी हो, किसी भी व्यक्ति की हो, टीचर की हो, तो आप उस क्वेश्चन को सुनने के पश्चात उसको पॉज कर दिया करें वीडियो को, ठीक है। वीडियो को पॉज किया, खुद करके देखा पहले, ठीक है, फिर उसको स्टार्ट करो ताकि आपको सॉल्यूशन का देखने में पता चले कि आपका आंसर राइट है या नहीं, ठीक है, आपका वे क्या है करने का। चलिए हम लोग, मैं स्टार्ट करता हूं, आप लोग मेरी वीडियो को भी पॉज करके इसको क्वेश्चन को टैली कर सकते हैं, ये, ठीक है। तो टोटल सदस्य है ABCDEFG, 7 सदस्य हैं जिनकी औसतन आयु 30 वर्ष है, ठीक है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, इसमें ही बताऊंगा, इनका भी आपने मान के चलना, सबकी औसतन आयु 30 का मतलब सभी की आयु 30-30 वर्ष है, ठीक है। औसत का मतलब सब समान है, सोशलिज्म है ना। अब देखो सभी, अब ये कहता है कि एक सदस्य छोटा सदस्य है, हम ये मान के चलते हैं जी जो है सबसे छोटा सदस्य है परिवार में, जिसकी वास्तविक आयु 6 वर्ष है। अब देखो जब ये ग्रुप से अलग होता है तो इसकी आयु 7 वर्ष, 6 वर्ष बताई गई थी, 6 वर्ष है, और जब ग्रुप में शामिल होता है तो इसकी आयु परिवार के सदस्य के हिसाब से 30-30 वर्ष हो गई, ठीक है। अब देखो जहां इसको बेनिफिट कितना होता है परिवार में आने पर, इसको बेनिफिट होता है बच्चों 24 वर्ष का, ठीक है। परिवार में आने पर 24 वर्ष का बेनिफिट है। वो बेनिफिट कौन दे रहा है? परिवार के अन्य सदस्य से इस तक पहुंच रहा है, ठीक है। परिवार में अन्य सदस्य कितने हैं बच्चों? ये 7वां मेंबर है, इसका मतलब परिवार में अन्य सदस्य 6 रह जाते हैं। 6 सदस्यों से जुड़ने के पश्चात 24 वर्ष इसके प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब प्रत्येक का कितना है? 24 वर्ष को 6 लोगों में डिवाइड करा, प्रत्येक का 4 वर्ष है, प्रत्येक का 4 वर्ष है, ठीक है। इसका मतलब वर्तमान में जब इसको शामिल करते हैं तो इनकी औसत आयु 30 वर्ष है, ठीक है। अगर इसको हटा देते हैं तो सबको 4-4 वर्ष का बेनिफिट होता है। इस समय इनकी औसतन आयु 34 वर्ष। आई समझ में बात? अभी देखो वर्तमान में अगर इन सदस्यों की आयु 34 वर्ष है तो इसका मतलब जब इसका जन्म हुआ, ठीक है, कितने साल पहले जन्म हुआ? 6 वर्ष पहले, उस समय परिवार के अन्य सदस्य की आयु क्या रही होगी? 28 वर्ष। तो बच्चों ये आपका आंसर आएगा 28 वर्ष। आई बात समझ में? क्वेश्चन को देख लो, स्क्रीनशॉट साथ साथ देते रहा करें। चलिए क्वेश्चन को हटाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचों क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे आप, कहता है एक रेडियो को 1000 रुपए की तुलना में, एक रेडियो को 1000 रुपए की तुलना में
1010 रुपए का बेचने पर, 1010 रुपए का बेचने पर दुकानदार को 5% का अधिक लाभ प्राप्त होता है। 5% का अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए रेडियो की कॉस्टिंग क्या है? ठीक है, तो बताइए रेडियो की कॉस्टिंग क्या है? ठीक है, ये दोनों क्या है? विक्रय मूल्य है। कहता है एक दुकानदार जब किसी रेडियो को, सेलिंग प्राइस है, किसी रेडियो को 1000 रुपए की बजाय 1010 रुपए का बेचता है। दो कंडीशन है, सेलिंग प्राइस फर्स्ट और सेलिंग प्राइस सेकंड। जब इसकी तुलना में 1010 रुपए का बेचता है तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। ठीक है, तो बताइए इसकी कॉस्टिंग क्या है? बच्चों यहां पे जो ये अतिरिक्त लाभ का अर्थ क्या है? यहां पे जो सेलिंग प्राइस है उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। इस कंडीशन में भी लाभ था, इसमें भी, और यहां पे भी सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट जुड़ा हुआ, अतिरिक्त लाभ है। अब देखो जब दुकानदार 1000 रुपए का मान लो कल बेचा था, आज 1010 का बेच रहा है, इसका मतलब कितने का अधिक का बेच रहा है? 10 रुपए अधिक का बेच रहा है। दोनों का डिफरेंस 10 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, और तब उसे प्राप्त होता भाई मुझे सीपी का 5% अधिक लाभ हुआ। यानी 10 रुपए जो है क्रय मूल्य का 5% है। ठीक है, 5% ऑफ ए नंबर इज 10, then 1% of that number will be, then 100% will be. जब भी आप परसेंटेज का क्वेश्चन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, डिस्काउंट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं, यानी जब भी परसेंटेज की बात आएगी तो मूल संख्या 100 लेके ही चलते हैं। हमने ये माना कि क्रय मूल्य का 5%, ठीक है, क्रय मूल्य का 5% 10 है, इसका मतलब क्रय मूल्य 100 मान के चलना पड़ेगा। तो 5% इक्वल टू ये, 1% इक्वल टू ये, 100% इक्वल टू ये। यहां हम बच्चों काट देते हैं, ये आता है 200। ठीक है, तो 200 रुपए क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो रहा है। सीपी क्या है? 200 रुपए प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है बच्चों। ओके, चलिए जैसे मैं आपको बताता हूं कि जहां भी मुझे लगता है कि बच्चों को एक क्वेश्चन और करा देना चाहिए इसी तरह का, तो मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को लिख देता हूं ताकि आप लोगों को खेलने का भी मौका मिले। क्वेश्चन को जब तक खेलेंगे नहीं, खुद नहीं करके देखेंगे, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को लिखते हैं। कहता है एक व्यक्ति जब किसी वस्तु को 1800 रुपए के स्थान पर, जब किसी वस्तु को 1800 रुपए के स्थान पर 2100 रुपए का बेचता है, तो उस व्यक्ति को 25% का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। 25% का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए वस्तु का सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है? वीडियो को रोको, रजिस्टर पे खुद करिए। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। जब तक आप ये वाला प्रोसेस नहीं अपनाएंगे, चाहे कोई भी पढ़ा ले, आप लोग पास नहीं हो सकते। ठीक है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, गुणात्मक बदलाव होगा आपके रिजल्ट में। क्या है? गुणात्मक तब्दीली आएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, कल उसने 1800 रुपए की वस्तु बेची थी, उसे कुछ लाभ प्राप्त हुआ। आज उसने 2100 रुपए की वस्तु बेची है, उसी वस्तु को 2100 का बेच दिया। ठीक है, तो उसे 2100 रुपए की बेच दी उसने, और इसमें भी उसे अतिरिक्त लाभ हुआ। कितना? 25%। क्रय मूल्य का अतिरिक्त लाभ 25% प्राप्त हो गया। अब देखो कितने रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है, यहां पे 300 रुपए का अतिरिक्त लाभ हो रहा है। और ये 300 रुपए क्या है? क्रय मूल्य का 25% है, सीपी का। तो क्रय मूल्य का 25% इक्वल टू ये है, 1% इक्वल टू ये, और 100% बच्चों इक्वल टू ये आ गया। 25 चौके 100, 4 3 12, 1200 रुपए विल बी सीपी। सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस जो है 1200 रुपए प्राप्त होगा। आगे बात समझ में? इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों हम लोग। निकालता हूं मैं आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया क्वेश्चंस लाए हैं। कहता है किसी वस्तु को
किसी वस्तु को ₹625 में बेचने पर हुआ लाभ, किसी वस्तु को ₹625 में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को ₹435 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। ₹435 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो बताइए वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, कीजिए जरा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों हम लोग। ये देखिए, ये क्या है, एक पॉइंट है कॉस्ट प्राइस का, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का पॉइंट है, ये कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। अगर आप इससे कम रेट में बेचेंगे तो हानि होगी और इससे ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। आगे बात समझ में? कहता है एक व्यक्ति जब ₹625 का बेचता है तो उसे लाभ होता है, ठीक है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, और 435 का बेचता है तो उसे हानि होती है, ठीक है, इससे का मतलब कॉस्ट प्राइस से कम है, ठीक है। और कहता है दोनों ही कंडीशन में के जो हानि और लाभ है वो बराबर है, यानी जब ₹625 का बेचता है तो उसे X रुपए का लाभ होता है, जब 435 का बेचता है तो उसे X रुपए की हानि होती है, ठीक है। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, 625 माइनस 435, ठीक है। बच्चों इसको हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है, घटाने में हमें क्या प्राप्त होता है हम लोग देख लेते हैं। इसमें से 10 की जीरो हासिल है, 190 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है, इनका डिफरेंस है 190 रुपीज इनका डिफरेंस, और ये किसके समान है, 2x के बराबर है। यहां से यहां जाते हैं तो 190 रुपए का डिफरेंस आता है और x में कितना 2x का डिफरेंस है, तो 2x इक्वल टू क्या आया, 190 आया। देन x विल बी क्या होगा, 190 विल बी डिवाइडेड बाय 2, 2 × 18 और 2 × 5 10, 95 रुपीज आया। x की वैल्यू 95, इसका मतलब जब 435 का बेचा है तो 95 रुपीज की हानि हुई है, ठीक है, और जो 625 का बेचा है तो 95 रुपीज का लाभ है, ठीक है। जब इसमें 95 रुपए प्लस करते हैं तो सीपी आ जाएगा, 95 रुपए माइनस करेंगे तो सीपी आ जाएगा, ठीक है। तो 435 में हम लोग 95 रुपए प्लस कर लेते हैं तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, 10 की जीरो हासिल 1, 13 का 3 हासिल 1, तो 530 बच्चों हमें प्राप्त होता है। हम कहते हैं भाई सीपी जो है 530 रुपए है। आगे बात समझ में? अगर हम लोग 95 रुपए माइनस कर देते हैं 625 में से 95 माइनस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये हम लोग देख लेते हैं बच्चों, वही 530 रुपए यहां प्राप्त होता है। आगे बात समझ में? एक तो ये एक्स वाला तरीका था, मैं दूसरा प्रोसेस बताता हूं वो आपको ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। अभी देखो बच्चों इसमें क्या करना है आप लोगों ने, इसको भी हटा लेते हैं हम लोग, इस पूरी बात को हटा दो, ठीक है। ये सीपी है, ठीक है। अब दुकानदार जब 435 रुपए का बेचता है तो उसे उतनी हानि होती है जितना 625 रुपए का बेचने पर लाभ प्राप्त हो रहा है। इसमें क्या करना है बच्चों, दोनों को प्लस करना, 2 से डिवाइड कर देना। दोनों ही जो सेलिंग प्राइस है दोनों प्लस होंगे और 2 से उनको डिवाइड कर दिया जाएगा मध्य संख्या फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। हम लोग इसको प्लस कर लेते हैं, 10 की जीरो हासिल 1, लाइक दिस, तो 2 × 5 10 और 2 × 3 6, 530 आपका प्राप्त हो गया। तो ये प्रोसेस जो है ज्यादा इजी है उसकी तुलना में, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव वर्ड में आपको ये वाला प्रोसेस अप्लाई करना है, उसका बेस भी समझना है, ठीक है। क्वेश्चन में का बेस समझ के आप लोगों को यहां तक आना है, ठीक है। यहां क्योंकि अगर हम लोग ये क्वेश्चन तो कर लेंगे कहीं और आ जाता है तो हमें बेस की जानकारी नहीं होगी तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन ऐसा करना है, ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा बेस भी क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन है कोई धन किसी दर से, कोई धनराशि किसी दर से 3 वर्षों के लिए जमा की गई, कोई धनराशि किसी दर से किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है। यदि ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% अधिक होता, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% अधिक होता तो 600 रुपए ब्याज अधिक प्राप्त होता, तो 600 रुपए ब्याज अधिक प्राप्त होता। तो बताइए धनराशि क्या है, धनराशि ज्ञात कीजिए।
क्या है क्वेश्चन में, कहा गया। अब देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं जब परसेंटेज की बात आती है तो मूल संख्या हम लोग 100 लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये कहते हैं कि भाई उसने 100 रुपए उधार दिए, ठीक है, अब किस दर पर दिया हमें मालूम नहीं है। ठीक है, जब ये व्यक्ति लौटाने जाता है, जब ये व्यक्ति उस धनराशि को लौटाने जाता है तो साहूकार कहता है भाई 3% मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बताया था। ठीक है, जैसा होता है हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा बताया था। ठीक है, तो अब जब 3 वर्ष बाद ये व्यक्ति देने गया है, ठीक है, और उसने कहा भाई मैंने, बेटा तूने 5% सुन लिया, मैंने तो तुझे 8% बताया था। इसका मतलब उसने जैसे ही कहा तो उस व्यक्ति को समझ में आ गया भाई जितना भी ये जो 3%, 5% की बजाय इसने मुझे 8% कहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने 3% बढ़ा दिया। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अब 3 वर्षों का बताया है, इसका मतलब जो भी मूलधन इसने लिया था, जो भी प्रिंसिपल मूलधन इसने लिया था, उसका हर साल का 3% उसको अतिरिक्त देना पड़ेगा। और 3 साल का क्या होगा, 3 तिया 9, हर साल का 3% देना पड़ेगा और 3 साल का 9% हो गया। ठीक है, इसका मतलब मूल राशि का 9% अतिरिक्त उसको पे करना पड़ेगा। और वो कितना पे करना पड़ा, 4% अधिक कहा था, सॉरी इसने 4% अधिक कहा था, तो 4 तिया 12% उसको ज्यादा देना पड़ेगा। तो 12% यहां रुपए में कितना देना पड़ रहा है, 600 रुपए। तो 12% इक्वल टू ये, 1% इक्वल टू ये, 100% इक्वल टू ये आ गया। ये बच्चों आपका आ गया 5000। इस तरह से क्वेश्चन को समझना, ठीक है, समझिए जरा। मैं एक अतिरिक्त क्वेश्चन समझाता हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो व्यक्ति को 900 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो व्यक्ति को 900 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो बताइए मूलधन क्या है यदि यह धनराशि 3 सालों के लिए, 3 इयर्स के लिए उधार दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कहता कोई धनराशि किसी व्यक्ति को किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो साहूकार को 900 रुपए अधिक प्राप्त होते या कर्जदार को 900 रुपए अतिरिक्त दे देना पड़ता। तो बताइए मूलधन यानी प्रिंसिपल क्या है। वीडियो को पॉज करके आप अपने सॉल्व किया करो, ठीक है, उसके बाद देख लिया करो। ठीक है, मैं यहां पे सॉल्व करना शुरू करता हूं। अब देखो बच्चों, जो भी प्रिंसिपल दिया गया था उसका 5% उसको अतिरिक्त दे देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आप किसी व्यक्ति से लेके उधार लेके आ जाता है, 3 साल बाद उसको चुका दे, ये जी आपका धनराशि है। वो कहता नहीं बेटा, मैंने तो तेरे को जो तूने 10% समझा, मैंने तो तुझे 15% बताया था। ठीक है, तो ये जो कंडीशन बताई उसकी वजह से उसको हर साल का 5% अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा। और 3 वर्षों का कितना देना पड़ेगा बच्चों, 5 तिया 15। ठीक है, तो कुल उसको मूलधन का 15% अधिक देना पड़ेगा। तो मूलधन का 15% इक्वल टू 900 रुपए है। तो बच्चों 1% की वैल्यू क्या आएगी, 900 विल बी डिवाइडेड बाय 15 और मूलधन क्या है इनटू 100, 15 6 के 90 और ये आपका बच्चों आ गया 6000। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप लोग करते जाएंगे। क्लियर है? चलिए इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 विल बी स्टार्टेड। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन पूरा लिखेंगे। कहता है एक बस की गति, चाल, स्पीड, एक बस की चाल एक कार की स्पीड का 3/4 है। एक बस की गति, स्पीड एक कार की चाल का 3/4 है। ठीक है, और कहता है 5 घंटे में कार
5 घंटे में वह कार 320 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। 5 घंटे में वह कार 320 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो बताइए बस 336 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम यानी समय में तय करेगी। क्वेश्चन दोबारा समझ लेते हैं। कहता है एक बस की स्पीड जो है कार की स्पीड का 3/4 है, हम कह सकते हैं 75% है। आगे कहता है कार 5 घंटे में 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार 5 घंटे में 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बताइए बस 336 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां आपको इंफॉर्मेशन एक कंडीशन दी गई थी, यहां बता दिया गया, कंडीशन दे दिया, आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं कार 5 घंटे में 320 किलोमीटर तय करती है, तो कार की स्पीड क्या है। ठीक है, चाल क्या है, गति क्या है। अब 5 घंटे में 320 किलोमीटर है, स्पीड जो निकाली जाती है किलोमीटर पर आवर में निकाली जाती है। 1 घंटे में कितना। ठीक है, 1 घंटे में कितना होगा, 5 6 30 5 4 20, 64 किलोमीटर पर आवर कार की स्पीड है, चाल है। कितना आया बच्चों, 64 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द कार की स्पीड आ गई। और यहां क्वेश्चन में बताया गया बस कार की स्पीड का 3/4 किलोमीटर पर आवर चलती है। ठीक है, तो बस की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ द बस विल बी कितना होगा बच्चों, 64 का 3/4 आप लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं हम लोग। 4 एकम 4 4 6 24 16 3 48। तो बस की जो स्पीड आई है वो आई है बच्चों 48 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड आई है, 48 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बस जो है 336 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो कर लेते हैं 336 पर आवर 1 घंटे में करते हैं 48, तो 336 कितने समय में तय करेगी, इसको काट लेते हैं हम लोग। ठीक है, किस पे जाता है, 6 5 30 6 6 36 6 8 48 8 7 56। ये आ गया बच्चों 7 किलोमीटर, सॉरी 7 आवर्स में ये दूरी तय की जाएगी। क्लियर है। चलिए बच्चों अच्छा लगा, ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए गए। ठीक है, इनका आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, हम लोग वीडियोस डालते रहते हैं जो भी प्रीवियसली क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा ये इस स्तन में आया, ये इस स्तन में आया, इससे मतलब नहीं है, सारे क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी अच्छी प्रैक्टिस करके जाएं। और यही डैम श्योर है यही क्वेश्चन आपको आगे अपने एग्जाम में आपको मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। थैंक्स।